तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक के देख लिया था, ठीक है। और वो वीडियो किस पे था? तो वो वीडियो था इंग्लिश मीडियम का, एनसीईआरटी। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया इंग्लिश में मत कर भाई, उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वीडियो हिंदी में लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब से आपको 12 बजे साइंस मिल जाएगा एनसीईआरटी और 5:30 बजे एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे आपको फ्री में तैयारी कराया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या मैथ हो। और एग्जाम से पहले पहले आपको हम करेंट अफेयर्स भी करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि किसी भी तरह का डाउट जो आपके मन में आएगा वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी हम वहीं पे देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। हम लोग आगे आज देखेंगे कि फुसफुस, यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या कह रहा है? देखिए कि फुसफुस के अंदर मार्ग जो है ना, फुसफुस किसको बोलते हैं? लंग्स को बोलते हैं, याद रखिएगा। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। फुसफुस के अंदर मार्ग कैसा हो जाता है? लंग्स के अंदर मार्ग कैसा होता है? छोटी छोटी नलिकाओं, मतलब छोटा छोटा वेसल्स में विभाजित हो जाता है, बट जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंक अंतकृत हो जाती है। जो अंत में जाके कहाँ हो जाता है? गुब्बारे जैसा रचना में अंतकृत हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लंग्स है ना, लंग्स के अंदर छोटा छोटा मार्ग बन जाता है, छोटा छोटा नलिका बन गया, ऐसे ऐसे छोटा छोटा नलिका बन गया, और ये विभाजित हो जाती है, नल में विभाजित, और अंत में ये गुब्बारा, एक गुब्बारा जैसा, ऐसे ऐसे गुब्बारा जैसा यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये याद रखिएगा। इसका क्या नाम है आगे हम बताएंगे आपको, जिसे कूपिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वियोली, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि गैसों का विनिमय, कि गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है? तो गैसों का विनिमय कहाँ होता है? कूपिका के अंदर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैसों के विनिमय के लिए सतह कौन प्रोवाइड करवाता है, कौन देता है? तो सतह कौन देता है? कूपिका प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिससे गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत विस्तृण विस्तृण जाल होता है। कूपिकाओं के अंदर क्या होता है? एल्वियोली के अंदर क्या होता है? पूरा रुधिर का, ब्लड का, पूरा ब्लड वेसल्स का पूरा विस्तृत जाल होता है, ठीक है। विस्तृण जाल होता है कैसा, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जैसा कि हम लोग प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास लेते हैं, जब हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, हमारी पसलियां, करेक्ट, जब हम सांस लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब हम सांस लेंगे ना तो हमारा पसली क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, और हमारा डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसको टीआरई 2 में आ गया था, कॉमन पेपर पीजीटी में, कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का बीच बीच से कॉन्सेप्ट उठा के पूछ देता है। तो अब बताइए दूसरा बुक से आप कैसे पढ़ेंगे तो काम चलेगा। इसलिए बार बार आपको कहते हैं कि जो करवा रहे हैं करिए, आराम से सिलेक्शन लीजिए। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां क्या हो जाती हैं? डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वक्ष गुहिका जो है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है। इस कारण क्या होता है? वायु जो है वो फुसफुस के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होता है? चूस ली जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है, विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। विस्तृत कूपिका, एल्वियोली क्या होता है? फूल जाता है। आपको पता ही थे एल्वियोली कैसा होता है, कूपिका कैसा होता है? बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। और बैलून में क्या होता है? वो विस्तृत भर लिया जाता है, उसको वायु को अंदर भर देता है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। रुधिर क्या करता है? ब्लड क्या करता है? पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लाके कहाँ पे छोड़ देता है? कूपिका में छोड़ देता है। कूपिकाएं, कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका, कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और रुधिर वाहिका, कूपिका का जो रुधिर वाहिका है वो क्या करता है? कूपिका से ऑक्सीजन लिया और वो क्या किया? पूरा शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, क्योंकि शरीर ऑक्सीजन का जरूरत हमारे पूरे शरीर को होता है। श्वास चक्र, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुसफुस
सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। जब श्वास लेने के समय क्या होता है, देखिए जब श्वास कहाँ गया, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर जब सांस चक्र मतलब श्वसन चक्र, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, वायु अंदर और बाहर होती है। जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुसफुस लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। अवशिष्ट आयतन रखते हैं मतलब सांस लेते समय पर्याप्त आयतन, उतना आयतन होना चाहिए जितना पे ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो सके, एक्सचेंज हो सके, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इतना स्पेस होता है कि ऑक्सीजन को मतलब ये क्या करना है, अवशोषित करना है, एब्जॉर्ब करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, इतना स्पेस उसमें होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, जैसे जैसे जंतु का शरीर का आकार बढ़ता जाता है, क्या होता है, जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। क्या हुआ कि जब छोटा जानवर था तब तो आराम से, छोटा जीव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विसरण से ही क्या हुआ, ऑक्सीजन शरीर के पूरे शरीर में फैल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे शरीर समझिए बड़ा हाथी हो गया, व्हेल हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपको चौक पे जाना है सब्जी लाने के लिए, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन अगर घर से आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या करते हैं, आप बाइक या साइकिल का सहारा लेते हैं। ठीक उसी तरह अब यहाँ पर विसरण से काम नहीं चलेगा, विसरण के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे सभी शरीर के सभी अंगों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। तो अब क्या किया जाएगा, उसकी दक्षता कम हो जाती है, तो उसका विसरण का दक्षता क्या होगा, कम हो जाएगा। फुसफुस की वायु, लंग्स की वायु के श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, फुसफुस का वायु से श्वसन वर्णक, ये क्वेश्चन ध्यान से रखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अब क्या करेगा, श्वसन वर्णक जो है ऑक्सीजन लेकर ऊतक तक पहुंचा देगा, जहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है, ऊतकों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो श्वसन वर्णक, जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, ये करेगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी है, जिसमें ऑक्सीजन उस ऊतक तक पहुंचा देगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जहां पर ऑक्सीजन का कमी है, ऊतक आगे संभाल लेगा। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, इसको घोट के खा लीजिए। क्या है, कई बार ये आया है कि मानव में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यहां से आपको 2 एमसीक्यूज मिल गया। पहला, मानव में श्वसन वर्णक डैश है, तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है। दूसरा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति बंधुता रखता है, निम्न या उच्च, तो क्या होगा, उच्च बंधुता रखता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आया हुआ आपका। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अगला देखिए, और यह वर्णक होता कहाँ है, ये वर्णक कहाँ पे होता है, तो ये आरबीसी में उपस्थित होता है। देखिए, ये वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या है, अधिक विलय है, और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, और इसलिए इसका, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जल में अधिक विलय है, इसलिए रुधिर में भी क्या होता है, विलय, लिक्विड है, उसमें परिवहन इसका आराम से हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे देखिए, अब वो खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया आपका श्वसन। अब हम लोग पढ़ेंगे वहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। आपने देखा कि श्वसन जब बड़ा शरीर हुआ तो वो फेल कर गया, श्वसन के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। उसका काम कौन कर दिया, तो ये कर दिया, क्या बोलते हैं, रुधिर कर दिया। रुधिर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रहता है, ये सब हम समझा चुके हैं। तो अब क्या होता है, कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि रुधिर क्या करता है, भोजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर के वहन करता है, विभिन्न जगहों पर पहुंचाता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, तो यस, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि रुधिर क्या है, तो आप आंसर देंगे एक उत्तक है। दूसरा, रुधिर किस तरह का उत्तक है, तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। याद रखिएगा, रुधिर में एक
तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। टियर 2 का क्वेश्चन है मैथ साइंस का, आप देख लीजिएगा कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। रुधिर का जो तरल माध्यम, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि रुधिर का तरल माध्यम इनमें से कौन है, तो प्लाज्मा है। रुधिर का तरल माध्यम कौन सा है, प्लाज्मा है, याद रखिएगा। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। इसमें क्या निलंबित होता है, कोशिका निलंबित होता है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। प्लाज्मा किसका वहन करता है, देखिए भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का वहन कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। और प्लाज्मा कहाँ पे होता है, तो प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं में ले जाते हैं। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं में ले जाते हैं। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं में ले जाने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। लवण का वहन भी किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। अतः यह क्या होता है, पंपन यंत्र की आवश्यकता। पंपन मतलब पंपिंग, जो ये है इक्विपमेंट है उसका जरूरी होता है, जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। क्या कर सके, रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई फोर्स करेगा तभी ना आगे तेजी से बढ़ेगा रुधिर। तो उसी तरह एक मशीन का जरूरत हो जाता है हमको, जिस मशीन को क्या कहते हैं, पंपन तंत्र मशीन का जरूरत होता है। उस मशीन को आगे क्या कहेंगे, आगे आपको समझाएंगे। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होता है। नलियों का एक परिपथ होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए कि नहीं, जिससे शरीर के हर एक पार्ट में ब्लड पहुंच सके, जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके और एक तंत्र की सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। कहने का मतलब ये है, देखिए कि अगर आपको यहाँ से पटना जाना है, सपोज कीजिए कि आपके घर से आपको पटना जाना है, तो आप एक रास्ता लेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी निकल जाएंगे, जंगल, नदी, झरना, पहाड़ चलते चल जाएंगे, नहीं। आपको एक जरूरत होगा किसका, एक रास्ता का जरूरत होगा, एक रास्ता जो आपको पटना पहुंचाएगा। उसके बाद एक साधन का जरूरत होगा जिसपे आप बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है कि एक ऐसा मशीन होना चाहिए जो ब्लड को पंप करेगा, और ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड में फोर्स आ जाएगा, जिससे ब्लड आगे बढ़ेगा। ब्लड अब आगे बढ़ेगा तो मांसपेशी में तो बढ़ेगा नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक नलिका होना चाहिए, बहुत सारे नलिका होना चाहिए जो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचे, ठीक है। जैसे ब्लड ब्रेन में चाहिए तो यहाँ से हम ये पंपिंग से मारेंगे और ये नल के द्वारा यहाँ पे जैसे सिंचाई पद्धति करते हैं ना, ठीक उसी तरह कह रहा है कि एक मशीन और एक नलिका का जरूरत होता है शरीर में वहन करने के लिए। आगे देखिए, हमारा पंप हृदय। हमारा पंप कौन सा है, हृदय है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय कैसा अंग है, एक पेशीय अंग है, याद रखिएगा, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के जैसा होता है, याद रखिएगा। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। रुधिर को ऑक्सीजन का भी वहन करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहन रुधिर को ही करना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, ब्लड को अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बंट जाता है। देखिए, हृदय को कई कोष्ठों में बटा होता है। काहे बटा होता है, हृदय बहुत सारे कोष्ठ, जैसे ऐसे मानिए हृदय है तो ऐसे ऐसे वो 4 कोष्ठों में बटा रहता है या 2 कोष्ठों में। क्यों बटा रहता है, इसका बटने का कारण क्या है कि ब्लड ही ऑक्सीजन भी ले जा रहा है, ब्लड ही आपका ये ले जा रहा है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा है। तो दोनों अगर एक ही मार्ग से होकर गुजरेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए अलग अलग होना चाहिए मार्ग, तभी एक दूसरे से वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है, आप क्या करते हैं, पॉलीथीन कैरी करते हैं। इसमें आप ले लिए, क्या सपोज कीजिए आलू गोभी का सब्जी है, रेस्टोरेंट वाला का एग्जाम्पल देते हैं, इसमें आलू गोभी का सब्जी अलग में पैक करता है, पालक पनीर अलग में पैक करता है, ठीक है, दाल मखनी अलग में पैक करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही पॉलीथीन लेगा, इसी में पालक पनीर डाल देगा, दाल मखनी डाल देगा, शाही पनीर डाल देगा, सब कुछ एक ही में तो डालेगा नहीं, तो सब मिल ही जाएगा तो क्या फायदा। तो उसी तरह कह रहा है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही वहन करना होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही वहन करता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बच जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन प्रचुर वाला रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का मात्रा
बहुत ज़्यादा होगा, और एक ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, वो दोनों मिल ना जाए, इसीलिए हृदय क्या होता है, कई कोष्ठों में बढ़ जाता है। आपसे क्वेश्चन ये अगर पूछ दे कि हृदय कई कोष्ठों में क्यों बढ़ जाता है, ताकि, तो आप जवाब वहाँ पे लिखेंगे इसलिए बढ़ जाता है ताकि जो हमारा ये है ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ना मिल जाए। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, फुसफुस में, लंग्स में जाना होता है, तथा फुसफुस से वापस ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। और वापस क्या करता है, फुसफुस में जो ऑक्सीजन जनित रुधिर है उसको क्या, कहाँ पे लाना पड़ता है, हृदय में लाना पड़ता है। इसको ध्यान से समझिए, काफी कॉन्सेप्चुअल है और इससे क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आप देख लीजिए क्या किया, फुसफुस को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाके वो छोड़ेगा, फुसफुस में, लंग्स में छोड़ेगा। वहीं फुसफुस से, वहीं लंग से वापस ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। वापस ऑक्सीजन जनित इसको कहाँ पे लाना पड़ता है, हृदय में लाना पड़ता है ब्लड को। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर अब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। अब जहां पे पहले क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जनित, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हम ले आके पंप में छोड़ दिया, हमने हमारा हृदय छोड़ दिया, और वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड ले आया। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके ऐसा तो है नहीं कि उसको रख के सो जाएगा, नहीं, उसको क्या करेगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में उसको भेजना पड़ता है, पंप किया जाता है, और इसी पंपिंग मशीन का काम पड़ता है, जो आगे आप लोग पढ़े थे। आगे देखिए क्या कह रहा है, हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में 5.11 में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे 5.11 डायग्राम है, समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखिए, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से, लंग से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं एलिंद में आता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप, क्या होता है, ऑक्सीजन प्रचुर, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं एलिंद में आता है। क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले कहां पे आएगा, बाएं एलिंद में, हृदय के कौन से इसमें आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले बाएं आलिंद में आएगा। याद रखिएगा, इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां एलिंद शिथिल रहता है। इसको एकत्रित करने से बायां एलिंद क्या होगा, शिथिल रहेगा, किसी तरह का एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है। अगला कोष्ठ क्या होगा, बायां निलय होगा। बायां निलय जब वो फैलेगा तब ये वाला जो है बायां आलिंद क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है, जिससे रुधिर क्या होता है, इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बाएं निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, पहले क्या होता है कि बायां अलिंद में आया, इससे रुधिर एकत्रित करते समय बायां अलिंद जो है वो बायां अलिंद शिथिल रहता है। जैसे ब्लड उसमें आ रहा है ना, जैसे ये सपोज कीजिए बायां वाला है, इसमें जब ब्लड आ रहा है तो ये एकदम शिथिल रहता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, और जब इसमें ब्लड भर जाता है, जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है, जब बायां निलय फैलेगा ना, यह संकुचित हो जाता है। बायां निलय, ऊपर वाला निलय जब फैलेगा तो ये क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, जिससे रुधिर इसमें हस्तांतरित होता है। रुधिर क्या होगा, जैसे ये पहले ऐसे समझिए कि बैलून आप देखें कि नहीं देखे हैं, यहाँ पे छेद कर देते हैं, इसको जब दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ब्लड तेजी से निकलता है कि नहीं निकलता है, मतलब इससे पानी निकलता है कि नहीं तेजी से। किसी भी चीज को आप दबाएंगे, संकुचित मतलब क्या होता है, प्रेस करते हैं तो इससे फव्वारा निकलता है कि नहीं निकलता है। ऐसे ही तो करते हैं ना, कि किसी में पानी मानी, पॉलिथीन में पानी भर दिया, आप एक थोड़ा सा छेद कर दीजिए, नीचे दबाएंगे तो ये क्या होगा, इधर से निकलेगा। तो वही होता है, एकत्रित करते समय बायां शिथिल रहता है। अब कोष्ठ बायां निलय फैलता, बायां निलय क्या हुआ, फैला हुआ, तब यह संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर इसमें हस्तांतरित हो जाता है। रुधिर क्या होता है, इसमें हस्तांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है, पेशीय बायां निलय जब संकुचित होगा तब रुधिर शरीर में पंपित होता है, तब रुधिर क्या होगा, शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला बायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में
ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। ठीक इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ऊपर वाला दायां कोष्ठ, अब क्या होगा, दायां, बायां नहीं होगा, अब दायां कोष्ठ होगा। जब दायां कोष्ठ, दायां अलिंद जब फैलता है, दायां कोष्ठ या दायां अलिंद जब फैलता है तो दायां अलिंद जब फैलेगा, बायां अलिंद जब फैलेगा तो ऑक्सीजन वाला जाएगा, दायां अलिंद जब फैलेगा तो कौन सा आएगा, बी ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन, मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, दायां अलिंद जैसे संकुचित होगा, नीचे वाला संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। जैसे वो ऊपर वाला संकुचित होगा, नीचे वाला क्या होगा, फैल जाएगा। ऐसे बैलून को आप एक तरह से दबाते हैं तो दूसरे सिरा पर बैलून ऐसा पूरा फुला हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो ये अगला कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाता है कि नहीं, ऐसे, जिस इससे में आप दबा रहे हैं वो चिपक जाएगा, इधर वाला फैल जाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ, देखिए जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय क्या होता है, फैल जाता है। दायां निलय क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यह रुधिर को दायां निलय में हस्तांतरित कर देता है। ये रुधिर को किधर हस्तांतरित कर देता है, दायां निलय में हस्तांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुसफुस में पंप कर देता है। ऑक्सीजन तो ये क्या करता है, ब्लड में, ये लंग्स में पंप कर देता है उसको। अलिंद की अपेक्षा निलय का पेशीय भित्ति मोटी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है टीआरई, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ ना 6 to 8 में, उसमें क्वेश्चन था। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां क्या होता है, मोटी होता है। किसका पेशी मोटी होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, किसके पेशी मोटी होती है। अलिंद या निलय की किताब याद रखिएगा, किसका होता है, निलय की पेशियां, पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। निलय का पेशीय मोटा होता है, पेशीय भित्ति मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि निलय क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड भेजने का काम करता है, इसीलिए उसका ये क्या होता है, भित्ति मोटा होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। एक वाल्व लगा रहता है, वाल्व निलय संकुचित होता है ना, जब अलिंद या निलय संकुचित होता है तो वाल्व लगा रहता है, जो रुधिर, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाल्व क्यों लगा रहता है, तो ये ब्लड को उल्टी दिशा में प्रवाह होने से क्या करता है, रोकता है। वाल्व मतलब क्या समझते हैं आप, एक ऐसे रुकावट समझ लीजिए। जैसे ये सपोज कीजिए एक नली है, ये ऐसा ऐसे वाला नहीं होगा, ये ऐसे सपोज कीजिए, ऐसे समझा रहे हैं आपको कि ऐसा एक नली है, ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है। आप पानी को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या किए कि पूरा नीचे से ऐसे उल्टा दिए, यहाँ तक पानी आया, यहाँ पे वाल्व लगा दिया आप, अब पानी यहाँ पे यहीं पे स्टोर हो गया, नीचे पूरा खाली रहेगा, तो ये वाला इसी को वाल्व होती है। ये रुकावट हो गया, रुकावट जिसको पानी को क्या करेगा, इधर नहीं आने देगा, ठीक है, ये वाल्व लगा देते हैं। जैसे गांव सब में खेत में पानी नहीं पटाते हैं तो पानी कटाने के लिए क्या कहते हैं, मिट्टी का आड़ देते थे कि नहीं, वही उसी को वाल्व बोलते हैं। उल्टी दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। अब थोड़ा सा हार्ट का हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम, किसको हार्ट बोलते हैं, किसको निलय या बायां अलिंद बोलते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ये वाला क्या है, बायां निलय है, ठीक है, ये क्या है, बायां निलय, ये याद में देखिए, बायां निलय विभाजिका, ये जो इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये दायां निलय है, इसी को बात बोल रहे थे। ये दायां अलिंद है, देखिए यहाँ पे दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ठीक है, यही इसी को बोल रहे थे। इसी, ये जब संकुचित होता है तो ये फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ऊपर जब दाब रहे हैं, ये जब संकुचित होगा तो ये फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ठीक है। ये फुसफुस सिराएं हैं, ये फुसफुस धमनियां हैं, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो ये हार्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब बात बनेगा, ठीक है। आगे हम जब और क्लियर करेंगे फिर से डायग्राम में आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप सुनिश्चित करते हैं, फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। देखिए क्या कह रहा है, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। क्या कह रहा है कि हृदय का दायां या बायां बंटवारा जो है, हृदय का दायां और बायां हिस्सा में बटा हुआ जो है, यह क्या सुनिश्चित करता है कि डिऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित ब्लड को मिलने से रोकता है। ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को ये रोकता है, इसीलिए उसमें चेंबर बना हुआ, बंटवारा किया हुआ है। इस तरह का बंटवारा शरीर के उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। इसके ये बंटवारा के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत अच्छा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है कि नहीं, ऑक्सीजन मिलता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से शुद्ध ऑक्सीजन पूरे शरीर को पहुंच जाता है। पक्षी व स्तनधारी सरीखे जंतु को जिसने उच्च ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है।
कह रहा है पक्षी या स्तनधारी सरीखे जंतु को, ऐसा जंतु जिसको ऑक्सीजन की उच्च आवश्यकता होती है उनके लिए काफी लाभदायक है। मतलब चेम्बर में हार्ट का बटना, आपसे ये पूछा सकता है कि क्यों चेम्बर में बटा हुआ है हमारा लंग्स, इसीलिए बटा हुआ है हृदय हमारा क्यों बटा हुआ है चेम्बर में। हृदय बटा होने का कारण यही है कि मतलब ऑक्सीजन और जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो आपस में मिले नहीं, ये बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसका क्या होता है, शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापमान परिवर्तन के तापमान पर निर्भर होता है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, जिन्हें ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। वैसे कुछ जंतु भी हैं जिनको क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ता है, तो उनके लिए चेंबर होना जरूरी नहीं है, तो उनको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखना होता है, जिनका चेंबर ऑक्सीजन को उच्च मात्रा का जरूरत होता है ना, उसको तापमान का ये बनाए रखना पड़ता है शरीर का तापमान, तो उसके लिए चेंबर होना जरूरी है। लेकिन ऐसा जीव जिनको तापमान बनाए रखने की जरूरत नहीं, जिन्हें उच्च ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उनका तापमान जो है पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। उनका तापमान किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतु में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कह रहा है कि जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जंतु ऐसे भी हैं जिसमें कितना कोष्ठीय हृदय होता है, 3 कोष्ठीय होता है, याद रखिएगा। और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना ही सहन कर लेते हैं, कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। क्या कहता है कि जिसमें 3 चेंबर वाला हार्ट है, तो वो क्या करेगा, एक सीमा तक वो ब्लड को मिलना भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास 4 चेंबर तो है नहीं, इसलिए वो मिलना कुछ हद तक सीमित रहता है। मतलब कुछ कुछ जगह पे उसका ब्लड अगर ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से मिल भी गया, इसका मतलब ये हुआ मिल भी गया तो उसको कोई परेशानी नहीं होगा। आगे देखिए क्या करा है, दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। देखिए यहाँ मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर स्लोम में भेजा जाता है, रुधिर का क्लोम, सॉरी स्लोम बोले, क्लोम में भेजा जाता है। रुधिर कहाँ भेजा जाता है, क्लोम में भेजा जाता है, जहां यह ऑक्सीजनित होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेजा जाता है। क्लोम में ऑक्सीजनित हुआ और उसके बाद मतलब ऑक्सीजनित मतलब क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया और सीधा उसको कहाँ भेज दिया गया, रुधिर में भेज दिया गया। इस तरह मछली के शरीर में एक चक्र केवल एक ही बार रुधिर में जाता है। क्या कह रहा है, इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर शरीर हृदय में जाता है। तो मछली के शरीर में एक चक्र में रुधिर कितना बार जाता है, एक ही बार जाता है, याद रखिएगा। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है और यह दोहरा परिसंचन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक परिसंचन तंत्र वाला जीव कौन सा है, तो मछली है, ठीक है। इसमें एक चक्र में एक ही बार हृदय में ब्लड जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्या है, बहुत सारे कशेरुकी जंतु ऐसे हैं जिसे एक चक्र में क्या बार जाता है, 2 बार जाता है। ये बात याद रखिएगा आप, क्या बार जाता है, एक चक्र में 2 बार जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।